नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हिंडनबर्ग का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। ये दूसरी बार हो रहा है और ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं और देश की ताकतें शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, कमज़ोर करना, भारत के शेयर बाजार को गिराना। आपको मालूम है, अब इतने दिन से चर्चा हो रही है तो आपको पता चल गया होगा कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट की कंपनियां, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें बड़ी कंपनियों के बारे में रिसर्च करती है और उसके बाद उनके बारे में आधा सच और आधा झूठ फैलाकर पहले उनके शेयर बेच देती है। उनके शेयर के दाम जब गिर जाते हैं तो उनको खरीद लेती है सस्ते में और उससे मुनाफा कमाती है। अडानी के मामले में वो इससे पहले ऐसा कर चुकी है। अडानी का मामला जब आया था तो चूंकि वो गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, तो कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया। बल्कि कांग्रेस ने ही उस मुद्दे को हवा दी। संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले एक कांग्रेस समर्थक वेबसाइट में एक खबर छापी गई और उस खबर के बाद अगले दिन संसद में इस मामले को उठाया गया और पूरा सत्र चलने नहीं दिया गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। देश के सुप्रीम कोर्ट में 21 याचिकाएं इस मामले में दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की। इसके अलावा सेबी से, जो नियामक संस्था है स्टॉक मार्केट की, उससे कहा जांच करने की कि ये पता कीजिए कि इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे ये शॉर्ट सेलिंग करती है। ये हिंडनबर्ग के लिए कहा कि उसके बारे में जांच कराइए कि कैसे दाम बढ़ाकर गिराकर जो है ये कंपनी पैसा कमाती है। सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा जिसका आज तक जवाब नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इसमें जो कुछ कहा गया है उसमें से कुछ भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को और इस पूरे मामले में जो सवाल उठाए गए थे उनको खारिज कर दिया। अडानी ग्रुप को एक तरह की क्लीन चिट दे दी। अब सवाल ये हुआ कि विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला गया, लेकिन उससे बड़ा सवाल है, मुद्दा चला गया, सवाल इसका नहीं है मुद्दा बनाया क्यों गया। ऐसे समय में मुद्दा बनाया गया जब भारत का स्टॉक मार्केट ऊंचाई पर था। उस समय स्टॉक मार्केट को गिराने का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना। और कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तो दृष्टि ये थी कि नरेंद्र मोदी को इसके जरिए घेरा जाए। हिंडनबर्ग में अडानी तो बहाना थे, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना थे। और इस मुद्दे को उठाने में और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर जो है अडानी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जो अभियान चला है उसकी अगुवाई की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बल्कि कहें उनके पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने। हर मुद्दे की तरह जैसे पिछले मुद्दों पर उन्होंने मात खाई, इस मुद्दे पर भी मात खाई। अब एक सवाल उठता है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक फिर से आई है, तो इस बार वो किसी कंपनी को निशाना नहीं बना पाए, तो उन्होंने सीधे सेबी चेयरमैन को निशाना बनाया। सेबी चेयरमैन माधवी बुच और उनके पति दोनों प्रोफेशनल बैंकर हैं। दोनों सिंगापुर और लंदन में काम कर चुके हैं। जब सिंगापुर और लंदन में काम करते थे तब अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ऑफशोर कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उन्होंने, और ये इन्वेस्टमेंट उनका 2015 में हुआ था। और उसके 2 साल बाद 2017 में माधवी बुच सेबी की सदस्य बनी और 2022 में वो सेबी की चेयरमैन बनी। तो उनका उस इन्वेस्टमेंट से और सेबी का चेयरमैन या सदस्य बनने से कोई संबंध नहीं था। ये उनकी ओर से स्पष्टीकरण आ गया है। लेकिन इस मामले को उठाया जा रहा है, इसके बावजूद तो थोड़ा अतीत पर नज़र डालनी पड़ेगी, तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, एक ट्रेंड नज़र आएगा। सवाल मेरा आज का इतना है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा करना या माधवी बुच के बारे में कोई सफाई देना या स्पष्टीकरण देना वो मकसद नहीं है। मेरा मुद्दा दूसरा है। मेरा मुद्दा ये है कि पिछले 10 सालों से ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी भारत विरोधी एजेंडा आता है, मुद्दा आता है, उसमें राहुल गांधी उस मुद्दे के साथ खड़े नज़र आते हैं, उनकी पार्टी खड़ी नज़र आती है, उनके साथी दल खड़े नज़र आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई तो कारण होना चाहिए और लगातार इस तरह की घटनाएं और इस तरह के आरोप बढ़ते जा रहे हैं।
सबसे ताज़ा आरोप तो बांग्लादेश को लेकर है। आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश का जो अखबार है ब्लिट्स, उसके संपादक ने कहा है कि लंदन में राहुल गांधी की मुलाकात खालिदा जिया के बेटे से हुई थी और उसमें बांग्लादेश में तख्ता पलट की योजना को हरी झंडी दिखाई गई थी, राहुल गांधी की तरफ से सहमति दी गई थी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है मालूम नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के नेशनल टेलीविज़न पर ब्लिट्स के संपादक ने ये बात कही और अभी तक कांग्रेस की ओर से इसका खंडन, राहुल गांधी की ओर से इसका कोई खंडन नहीं आया कि वो लंदन में खालिदा जिया के बेटे से नहीं मिले थे या इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। इतनी ही सच्चाई है। उसके अलावा क्या हुआ, वो मिले नहीं मिले, क्या बात हुई नहीं हुई, उसके बारे में कोई आधिकारिक तौर से जानकारी नहीं है। भारत सरकार के पास हो सकता है इसकी जानकारी होगी। भारत की खुफिया एजेंसियां जिस तरह से इस समय सक्रिय हैं, जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से उनको फ्री हैंड मिला हुआ है, मैं मान कर चलता हूं कि निश्चित रूप से उनके पास जानकारी होगी। और जानकारी अगर थोड़ी कम रही होगी तो शेख हसीना ने आने के बाद जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई, उसमें तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ दी होंगी। लेकिन जानकारी दी या नहीं दी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ऐसे हर मामले में राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े क्यों नज़र आते हैं। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि वो देश विरोधी हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये परसेप्शन बन रहा है। क्यों? भारतीय वायुसेना को बहुत सख्त ज़रूरत थी लड़ाकू विमानों की। हमारे जो लड़ाकू विमान थे वो लगातार पुराने हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे। हमारी वायुसेना की क्षमता जो है लगातार कम तो होती जा रही थी। कांग्रेस के समय से इसकी ज़रूरत थी। कांग्रेस ने खरीदने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह का कमीशन चाहते थे मिला नहीं। अब इस पर भी कोई आधिकारिक बात या कोई तथ्यात्मक बात सामने नहीं है। इतनी बात है कि खरीदा नहीं गया, उस सौदे को लटका कर रखा गया। जैसा कि होता है कि ऐसे सौदों में, ऐसे मामलों में दो प्रमुख जो दावेदार होते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ अभियान चलाते हैं। तो किसने किसके खिलाफ अभियान चलाया उस बात को भी छोड़ दीजिए, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। राफेल के मुद्दे पर सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कंपनियों को किनारे लगा दिया, फ्रांस की सरकार से सीधे बातचीत की और दो सरकारों के बीच में समझौता हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने उसमें भी भ्रष्टाचार खोजने की कोशिश की और उस पूरे सौदे को डिरेल करने की पूरी कोशिश हुई। संसद से सड़क तक इस मामले को उठाया गया, आखिर में सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सौदे को क्लीन चिट दे दी कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है। छोटी छोटी बातों को और आधा सच छुपाकर, आधा झूठ बोलकर इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। जो डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग्स हुई उसमें बहुत सदस्यों की मीटिंग होती है, तो उसमें कुछ लोग एक बात कहते हैं, कुछ लोग दूसरी बात कहते हैं। तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसको बढ़ा चढ़ाकर, उसको एक तरह से बहुमत की राय दिखाकर जो है बताने की कोशिश हुई कि इस सौदे के खिलाफ थे डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्ती ये सौदा किया, डिफेंस मिनिस्ट्री को बाईपास करके किया। ये सब बातें, ये सारे आरोप सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित हुए। इस पर प्रधानमंत्री ने उससे पहले सफाई दी थी, डिफेंस मिनिस्टर ने दी, फाइनेंस मिनिस्टर ने दी और ये सब संसद के अंदर दी गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं थे। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में इसी को मुद्दा बनाकर उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगवाया था और उसका क्या नतीजा हुआ सबके सामने। इस तरह से सीएए का जब कानून बना तो उसका विरोध किया। सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें भारत के किसी मुसलमान की नागरिकता से संबंधित कोई मामला नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 6 धर्मों मजहबों के लोग थे, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी। ये 6 लोगों को जो अपने धर्म के कारण प्रताड़ित हुए, यानी जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, उनको भारत की, उन्होंने अगर भारत में शरण ले ली है, आकर भारत आ गए हैं और एक कट ऑफ डेट तय की गई
2014 की, कि उस समय तक अगर भारत आ गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाए। और नागरिकता दे दी जाए, नागरिकता तो वैसे भी स्वाभाविक रूप से उसका प्रोसेस चलता रहता है, उस नागरिकता देने के प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए। कुल मामला इतना था। उसको मुद्दा बनाया गया कि ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ है, उनकी नागरिकता लेने का मामला है और उनको जो है दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा और तमाम जाने क्या क्या। और उसके बाद आपने देखा जिस तरह से आंदोलन हुआ इस मुद्दे को लेकर, और देश में और दुनिया में एक मुद्दा मुसलमानों की प्रताड़ना के रूप में बनाया गया, जो कि बन नहीं पाया। इसी तरह से तथाकथित किसान आंदोलन, जो 3 कृषि कानून बनाए थे मोदी सरकार ने, वो भारत के कृषि उद्योग और उसके अलावा किसानों के हित में थे। कृषि में जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कृषि का विकास तेजी से नहीं होगा, कृषि का योगदान जीडीपी में नहीं बढ़ेगा। लेकिन उस कानून से मालूम था उनको, और ये जो बातें कही गई इन तीनों कानूनों में, ये सब बातें कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिख चुकी थी। इसके बावजूद उसका विरोध किया गया। और बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी क्या कहती है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उनके कृषि मंत्री क्या कहते हैं, उनके बाकी प्रवक्ता क्या कहते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, भारत रत्न विजेता, भारत के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े कृषि वैज्ञानिकों में एक, उन्होंने एक लेख लिखा था 2018 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए, कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए, किसानों की स्थिति में सुधार के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। MS स्वामीनाथन की एक कमेटी बनाई गई थी कृषि सुधारों पर। उसकी रिपोर्ट मुझे जहाँ तक याद है 2006 में आ गई थी। उसके बाद 8 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, कभी उस रिपोर्ट की चिंता नहीं की। उसे लागू करना तो दूर, उस पर कोई विचार विमर्श भी नहीं हुआ। लेकिन सत्ता से बाहर जाते ही उनको डॉक्टर स्वामीनाथन की याद आ गई कि उसकी रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, और उस रिपोर्ट को काफ़ी हद तक मोदी सरकार ने लागू कर दिया। इसके बावजूद मुद्दा बनाया गया। जो अराजकता हुई 26 जनवरी को लाल किले पर, जिस तरह अराजकता दिखी, उसका एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया। उस आंदोलन में खालिस्तान समर्थक कुछ तत्व घुसपैठ कर गए थे और उसका फायदा उन्होंने उठाया, और किसानों के नाम पर सरकार को चुप रहना पड़ा। ये एक तरह से मजबूर किया जा रहा था सरकार को कि सरकार कोई कोएर्सिव एक्शन ले, लाठीचार्ज हो, गोली चले तो मुद्दा बने। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया। लेकिन उस मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस और राहुल गांधी सक्रिय थे, वो बताता है कि वो जो टूल किट बनी थी भारत में अराजकता फैलाने की, उस टूल किट को कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल था। ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आपको याद होगी, वो गलती से वो मेल जो है सार्वजनिक हो गई। उससे पता चल गया कि योजना क्या थी, किस तरह से भारत में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की योजना थी। और तमाम आंदोलन जीवी, जिनके जीवन की आजीविका ही आंदोलन से चलती है, जहां भी आंदोलन देखा कूद पड़ते हैं। तो वो कहावत है कि आप कौन तो मैं खामखा। तो ऐसे खामखा लोग जो है वो इसी पर जीते हैं। उनको मीडिया में पब्लिसिटी मिल जाती है, पता नहीं पैसा मिलता है कि नहीं, इस बारे में तो नहीं कह सकता कुछ मैं, लेकिन पैसा आता है ये तो पता है। ऐसे लोगों के लिए पैसा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम NGOs के थ्रू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के थ्रू आता है, और सबसे ज़्यादा पैसा भेजने वाले तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं जॉर्ज सोरोस, कि भारत में सरकार बदलने के लिए, तख्ता पलटने के लिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बनने पाएँ, इसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए की व्यवस्था उन्होंने की है। तो सवाल ये है कि पैसा किसको मिला, उसके लाभार्थी कौन थे, ये देश को बताने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए, केवल मामला वहीं तक, किसान आंदोलन तक नहीं रुका, या CA तक नहीं रुका, या राफेल तक मामला नहीं रुका। हिंडनबर्ग पर यही कोशिश हुई,
भारत के स्टॉक मार्केट और भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश हुई। भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, स्टॉक मार्केट गिर जाता है, तो पैसा किसका डूबता है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण जो शेयर मार्केट गिरा उसमें पैसा किसका डूबा? आम निवेशक का डूबा। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, भ्रष्ट है, ये जो पूरा सिस्टम है। सेबी पर उन्होंने आरोप लगाया, स्टॉक मार्केट का जो पूरा जो प्रशासन है उस पर आरोप लगाया, और वही राहुल गांधी स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट करते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट 5 सालों में जो इलेक्शन एफिडेविट है उनका, उसके मुताबिक 59% बढ़ गया है। ये भारत के स्टॉक मार्केट की ताकत है, भारत की इकॉनमी की ताकत है। इसका अनुभव व्यक्तिगत रूप से होने के बावजूद राहुल गांधी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर सब कुछ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, सब गड़बड़ हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है, तो राहुल गांधी के स्टॉक्स की कीमत ऐसे कैसे बढ़ गई? उसका लाभ उनको कैसे मिल गया? तो उनको सबसे पहले खुद घोषणा करनी चाहिए थी कि मैं इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कोई बयान उनकी ओर से नहीं आया। अब आप देखिए, इस समय बांग्लादेश का मामला चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, उस पर राहुल गांधी की ओर से एक शब्द, कांग्रेस पार्टी के एक शब्द नहीं बोला गया है। हिंदुओं को बचाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, या हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोई कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं हुई है। तो हिंदुओं के कितने हितैषी हैं, देश के कितने हितैषी हैं, ये सब जब संकट का समय आता है, ऐसी चुनौती का समय आता है, तब परीक्षा होती है, तब पता चलता है कि दरअसल आप खड़े कहाँ हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब यही है कि सच्चाई है कि नहीं ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी, अदालत बताएगी, लेकिन राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में सच्चाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार परसेप्शन, धारणा ये बन रही है, परसेप्शन ये बन रहा है कि भारत विरोधी जो भी मुद्दा होता है उसके साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। वो भारत और चीन में झड़प होती है, भारत और चीन में संबंध बिगड़ते हैं तो चीन के साथ खड़े नजर आते हैं, आधी रात को मिलने चले जाते हैं चीन के राजदूत से और छिपाकर मिलने जाते हैं। आप इस देश की राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, आपको किसी भी देश के दूतावास में जाने या किसी राजदूत से मिलने में कोई आप पर प्रतिबंध नहीं है। आपको मिलना है, दिन के उजाले में जाइए, घोषणा करके जाइए, कौन रोकता है? लेकिन आप उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और उसका खुलासा जो है वो चीन का दूतावास करता है, राजदूत करता है, उनका जो दूतावास के उनके कर्मचारी हैं वो करते हैं, राहुल गांधी की ओर से नहीं होता है। रोज चीन पर सवाल पूछते हैं सरकार से, प्रधानमंत्री से। आज तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने नहीं बताया कि सोनिया गांधी के साथ जब वो गए थे चीन, और कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुआ था, उसमें था क्या? उस डॉक्यूमेंट को कभी पब्लिक क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी क्यों नहीं बताते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी का क्या संबंध है, क्या करार है? तो ऐसे मामले जब आते हैं तो संदेह पैदा होता है, और संदेह दूर करने का एक ही तरीका है कि आपके पास जो तथ्य हैं वो सामने रख दीजिए। लेकिन अगर आप तथ्य सामने नहीं रखते हैं तो संदेह बढ़ता जाता है। तो राहुल गांधी के इस आचरण से संदेह बढ़ता जा रहा है कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन दे रहे हैं या उनको बल प्रदान कर रहे हैं। उसमें शामिल हैं, नहीं हैं, ये फिर कह रहा हूँ, ये काम जांच एजेंसियों का पता लगाना है। उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठता है, तमाम तरह के और सवाल उठते हैं जिन पर उनकी ओर से कोई बड़ा स्पष्टीकरण आता नहीं है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसकी महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा में कोई बुराई नहीं है, वो संदेह के घेरे में नहीं होना चाहिए, वो संदेह का कुहासा छटना चाहिए। सच्चाई जो भी है, जिस तरह की भी है, सामने आनी चाहिए। सच्चाई को जितना दबाने छिपाने की कोशिश करेंगे, उतना वो जैसे पानी अपने लिए रास्ता बना लेता है कहीं ना कहीं से, उसी तरह से सच्चाई भी रास्ता बना लेती है, और वो समय समय पर निकलती रहती है बाहर। यही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। तो जितना उसको दबाने छिपाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो और उभर कर सामने आएगी, सार्वजनिक होगी।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।